आज हम बात करते हैं एमपी टेट का एक क्वेश्चन पेपर है 2011 का वर्ग 3 का। उसमें कुछ क्वेश्चन हैं पेडागोजी से संबंधित, उनको सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी। मल्टीपल का हिंदी में मतलब होता है बहुबुद्धि सिद्धांत, लेकिन यहाँ पे दे रखा है बहुकारक यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है हिंदी ट्रांसलेशन में, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर मल्टी फैक्टर है तो इसका मतलब होता है थोरेनडाइक की थ्योरी, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो गार्डनर की थ्योरी है, यानी हमारा राइट आंसर रहेगा हार्वर्ड गार्डनर है, वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है, साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट वंस सराउंडिंग। ये बोल रहा है कि एबिलिटी टू अडेप्ट किसने कहा, अपने सराउंडिंग्स यानी एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए किसने कहा। तो यहाँ 2-3 डेफिनेशन है जो महत्वपूर्ण है। पहली है जीन पियाजे ने यही डेफिनेशन दी थी। टर्मन की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बताया था। बिने ने निर्णय लेने की एबिलिटी बताया था। और एक और एडेप्ट जैसा ही एडजस्ट था, वो था स्टर्न की डेफिनेशन। तो हमारा सही आंसर होगा जीन पियाजे। थोर्नडाइक्स थ्योरी फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, यानी थोर्नडाइक की है वो किस कैटेगरी में आती है। पहली कैटेगरी है बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवाद सिद्धांत है या साइकोएनालिटिक। साइकोएनालिटिक है या फ्रायड की है। कॉग्निटिव है वो इनसाइट थ्योरी वालों को कहा जाता है, जैसे कोहलर, कोफ्का, वर्दहैमर, लेविन वगैरह को। और व्यवहारवाद में आते हैं थोर्नडाइक आता है, पैवलोव आता है, स्किनर आता है और वाटसन आता है। ये वाले व्यवहारवादी हैं। जो थोर्नडाइक है वो व्यवहारवादी सिद्धांत है। उसके बाद आते हैं हम द कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज रेफरिंग टू रूल्स गवर्निंग द स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड्स, यानी साउंड्स है उनका सीक्वेंस और स्पीड से संबंधित किसको माना जाता है। अगर ये बोला जाता कि स्ट्रक्चर और सीक्वेंस की बात होती वर्ड्स की या अल्फ़ाबेट की, तो सिमेंटिक्स होता है। और अगर साउंड्स की स्पीड और सीक्वेंस की बात करें तो ये फोनोलॉजी का एरिया होता है पूरा ही। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ग्लैंड कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हैंस द नॉर्मल एंड प्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। एक्चुअल में ये क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लगभग सभी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस इसको किसी हद तक कुछ मामलों में कंट्रोल करता है, बाकी कोई भी ग्लैंड इसको कंट्रोल करता ही नहीं पिट्यूटरी को। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कोई नहीं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद इमोशनल डेवलपमेंट, यानी इस इमोशनल डेवलपमेंट से कौन सी स्टेटमेंट मैच नहीं करती, सही बात कौन सी नहीं है। पहली है, इमोशन इज अकम्पनीड बाय फिजियोलॉजिकल चेंज, यानी शारीरिक परिवर्तन आते हैं इमोशन के साथ साथ। हाँ, अगर आपको डर लगता है तो शरीर ठंडा पड़ सकता है, पसीने आ सकते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, यानी स्टेटमेंट सही है। दूसरी है, इमोशंस स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, हाँ जस्ट बर्थ के बाद इमोशन स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला इमोशन है वो एक्साइटमेंट होता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। दूसरी है, इंटेंस फॉर्म ऑफ इमोशंस आर सीन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, नहीं इंटेंस फॉर्म ऑफ इमोशंस है वो अर्ली चाइल्डहुड में नहीं, चाइल्डहुड में होती ही नहीं एक्चुअल में, इन्फेंसी और एडोलसेंस इनमें इंटेंस होती है। तो ये हमारा गलत हो गया। एक तो इमोशंस आर अनरिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये बोल रहा है इमोशंस है वो फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, जबकि जितने भी हमारे डेवलपमेंट होते हैं वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो वो मेंटल डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करेगा, इमोशनल डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करेगा, आपके सोशल डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करेगा। तो 2 इसके करेक्ट आंसर होंगे। अगर दोबारा कहीं ये एग्जाम में आ जाता है तो इस पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा। इनके प्रूफ हैं बुक्स में और आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे अगर दोनों ही आंसर इनको देने पड़ेंगे। सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेंट डिपेंड्स ऑन, सोशल डेवलपमेंट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। हिज चांस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स, इंटरेक्शन से ही सोशल डेवलपमेंट होता है, सही है। लव एंड अफेक्शन शोन टू द चाइल्ड, इससे भी सोशल डेवलपमेंट होएगा। द एक्सटेंट टू विच ही इज एबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स, ये भी, यानी सारे के सारे आंसर हैं जो करेक्ट हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं यूनिफैक्टर या सिंगल फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वो किसने दी थी। ये अल्फ्रेड बिने ने यूनिफैक्टर दी थी। टर्मन और स्टर्न ने भी इसको फॉलो किया था। फिर उसके बाद आते हैं हम
एक्सट्रोवर्ट्स आर दोज पर्सन्स हु आर, एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो बहिर्मुखी कहा जाता है हिंदी में, जो बहुत मेल मिलाप में विश्वास रखते हैं, खुल के बात करते हैं, हंसमुख रहते हैं, वो वाले हैं। सोशल एंड फ्रेंडली बिल्कुल सही है, टेंशन फ्री बिल्कुल सही है, यानी हमारा आंसर दोनों के साथ हम जाएंगे, बोथ ऑफ दीज सही होगा। उसके बाद आते हैं सोशियोमेट्रिक मेथड। एक सोशियोमेट्रिक मेथड है, जैकब मोरेनो ने ये किया था, डेवलप किया था। सुपरस्टार है वो कौन होगा? ए चूजन बाय मैक्सिमम नंबर, जो सबसे ज़्यादा लोगों का चहेता होता है वो सुपरस्टार होता है। तो चूजन बाय मैक्सिमम नंबर ये सही बात है। ए चूजन बाय मल्टीपल पेयर्स, तो चाहे वो पेयर हो या नंबर हो, एक ही बात हो गई, कोई खास बात नहीं है। बोथ ऑफ दीज ही होगा, यानी किसी भी तरह के लोग हों, सबसे ज़्यादा लोग चुनाव करते हैं वो सुपरस्टार कहलाता है। तो हमारा सी आंसर सही होगा। उसके बाद आते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एक पर्सनैलिटी असेसमेंट का प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट है, और ये टेस्ट जुंग के द्वारा डेवलप किया गया था, कार्ल जुंग के द्वारा 1910 में इसको तैयार किया गया था, यानी डी आंसर सही होगा। उसके बाद आते हैं द वेरिएशंस एंड डेविएशंस अमंग द इंडिविजुअल्स इन रिगार्ड ऑफ देयर हाइट, वेट, स्किन कलर, यानी ये बोल रहा है कि लोगों में अंतर होता है एक दूसरे में, हाइट से संबंधित, वेट से संबंधित, कलर से संबंधित, आँखों के रंग से संबंधित, बाल, पैर, तो वो किस तरह का डिफरेंस है? इमोशनल है? नहीं, इमोशंस का नहीं है, ये फिजिकल डिफरेंस से संबंधित है। बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट लीड द एजुकेशनल बैकवर्डनेस। एजुकेशनल बैकवर्डनेस के साथ नहीं जाएगा, यानी इससे एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं आएगी। कौन से के साथ की वजह से नहीं आएगी? पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति खराब है तो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होगा या नहीं? पहला सवाल ये है, तो संभावना है होता है। फिर आगे बात देखते हैं, पुअर एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ये पक्का ही कारण होता है, तो हमें तो नोट वाला चाहिए, तो यानी ये बी वाला तो पक्का ही नहीं है। ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिली, ऑक्यूपेशन से कोई खास संबंध नहीं है। अगर कोई बच्चा है, धोबी का बच्चा है, कोई किसान का बच्चा है, कोई मिस्त्री का बच्चा है या किसी और का है, तो लगभग बराबर ही रहते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पुअर इमोशनल क्लाइमेट, अगर झगड़ालू कलह रहता है परिवार में तो उसकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा सही आंसर कौन सा होगा, तो सी है जो सबसे सही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ए राइट आंसर हो सकता था। ये इस तरह के होते हैं जो डिग्री पे डिपेंड करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन है, तो सी सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं नंबर 14 पे, प्यूपिल यानी एक बच्चा है, हु व्हेन कंपेयर्ड विद अदर पीपल ऑफ द सेम क्रोनोलॉजिकल एज, यानी समान आयु के बच्चे हैं और दूसरों के साथ जब कंपेयर करते हैं तो एजुकेशनल डिफिशियंसी उसमें पाई जाती है, यानी एजुकेशन के मामले में वो औरों से पीछे रह जाता है हम उम्र बच्चों से। तो उस बच्चे को क्या कहा जाए? गिफ्टेड तो वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं, एक्सेप्शनल वो बच्चे होते हैं जिनमें कुछ विशेष बातें पाई जाती हैं, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, और बैकवर्ड चाइल्ड वो होते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में दूसरों से किसी न किसी तरह से पिछड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं पिछड़ा बालक। तो शिक्षा के क्षेत्र में ही पिछड़ा हुआ है और हम उम्र बच्चों से पिछड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। उसके बाद आते हैं हु सेड दैट क्रिएटिविटी इज़ द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड, ये किसकी डेफिनेशन है? ये एक डेफिनेशन है जो स्पीयरमैन ने दी थी, तो डेफिनेशन का कोई और लॉजिक और होता ही नहीं। उसके बाद आते हैं IPC स्टैंड्स फॉर इंडियन पेनल कोड है, जो इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद आते हैं व्हेन लर्नड मटेरियल इज रिप्रोड्यूस्ड विदाउट एनी मैनिपुलेशन, यानी विदाउट एनी मैनिपुलेशन का मतलब है कि उस पर कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कोई कोडिंग वगैरह नहीं हुई, तो उसको कौन सी मेमोरी कहा जाता है? तो देखिए, होल मेमोरी और परफेक्ट मेमोरी वास्तव में कंसेप्ट भी नहीं है, और दूसरी बात ये भी है कि रोट मेमोरी ही एक्चुअल में वो चीज़ होती है जो सीधा का सीधा चीज़ों को डाल लेती है अंदर और सीधा का सीधा निकाल देती है, विदाउट मैनिपुलेशन होता है, उसमें कोई बदलाव होता ही नहीं। तो बी आंसर ही सही है, बाकी कोई सही नहीं है। अब्राहम मास्लो कौन था जिसने मोटिवेशन की थ्योरी, नीड थ्योरी दी थी? वो एक ह्यूमनिस्ट थे, कार्ल रोजर और मास्लो थे, दो ही लोग हैं जो फेमस हैं ह्यूमनिस्ट के रूप में। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरिस्ट, इनमें व्यवहारवादी कौन है? ये पहले जिक्र हो चुका। नोट पूछा गया है कि कौन नहीं है। वाटसन व्यवहारवादी है, पावलो है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, ये व्यवहारवादी थे। लेविन है, ये संज्ञानात्मकवादी है, यानी कॉग्निटिविस्ट बोलते हैं इसको। उसके बाद आते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ द बेबी इज गाइडेड, यानी जीवन के शुरुआत में है बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? मैच्योरेशन के द्वारा, लर्निंग के द्वारा, इंस्टिंक्ट के द्वारा या नन? एक्चुअल में क्या होता है, इंस्टिंक्ट होते हैं जो हमें बाई बर्थ मिलते हैं, यानी जैसे बच्चा है वो माँ का दूध पीने लग जाता है,
तो क्या वो सीखता है? नहीं, ये सीखने की चीज़ नहीं है, बाई बर्थ इनको मिला है, जिनको इंस्टिंक्ट बोला जाता है। तो शुरुआत में जब चीज़ें करता है, मान लो रोता है, जस्ट सपोज कि जन्म लेते ही रो पड़ता है बच्चा, तो वो क्या लर्निंग है? नहीं, वो इंस्टिंक्ट है जस्ट। तो इस तरह की चीज़ें हैं वो इंस्टिंक्ट के द्वारा होती हैं शुरुआत में। उसके बाद आते हैं हम, डायरेक्टिव थेरेपी वाज डेवलप्ड। ये काउंसलिंग की थेरेपी है। 3 तरह की काउंसलिंग थी, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और एक्लेक्टिक। तो डायरेक्टिव की किसने दी थी? विलियमसन्स थे। इनमें विलियमसन्स नहीं है, कार्ल रोजर ने दी थी, नॉन डायरेक्टिव दी थी, और स्किनर और एलिस ये काउंसलिंग से संबंधित है नहीं। तो नन ऑफ दीज के साथ हम जाएंगे, राइट आंसर यही होगा। उसके बाद आते हैं 25 का, साइको एनालिटिक अप्रोच। साइको एनालिटिक अप्रोच फ्रायड ने डेवलप की थी, एडलर और जुंग इसके शिष्य थे। उसके बाद आते हैं हम, द जनरल वांट्स और डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर नोन। ये मैस्लो की थ्योरी है, जो नीड थ्योरी है, उसी में से लिया गया है। जो जनरल वांट्स हैं उनको क्या बोला जाता है? मोटिव बोला जाता है, ड्राइव बोला जाता है, नीड्स है, वो नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, उनको बोला जाता है जनरल वांट्स। उसके बाद बोलते हैं द लास्ट स्टेज इन द हायरार्की ऑफ नीड्स। जो लास्ट स्टेज है वो कौन सी है? फिजियोलॉजिकल तो फर्स्ट नीड थी, और उसके बाद सेफ्टी सेकंड थी, और एस्टीम थर्ड थी, लास्ट है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जो 5th स्टेज थी। 5 स्टेजेस का ये था इनका हायरार्किकल थ्योरी। उसके बाद आते हैं द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। ये एक डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? कि बच्चा अपने ही प्रयासों के द्वारा क्षमताओं को पहचानता है, उनको विकसित करता है। ये रथ स्ट्रेंज की डेफिनेशन है, इन्होंने डेफिनेशन दी थी। ये सीधी की सीधी डेफिनेशन उठा के दे दी है, गाइडेंस की डेफिनेशन दी गई थी। गाइडेंस वो होता है कि अपने ही प्रयासों को, अपने आप को पहचान ले और अपने आप को गाइड कर ले। हम ये मदद करता है कोई थर्ड पर्सन उसकी। 26 का है रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, यानी परमानेंट चेंज नहीं है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है व्यवहार में। और रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिस। देखिए, अगर व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, प्रैक्टिस के द्वारा आ रहा है, ट्रेनिंग के द्वारा आ रहा है, या एक्सपीरियंस के द्वारा आ रहा है, उसको लर्निंग कहा जाता है। यानी लर्निंग की डेफिनेशन ही ये है, यानी चेंज, रिलेटिवली चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस, तो लर्निंग होता है ये। उसके बाद आते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिफालोकाउडल। ये डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। सिफालोकाउडल का मतलब होता है सिर से पैर की तरफ, यानी हेड टू फुट, ये वाला है। इसके बाद यानी हमारा विकास होता है वो सर से पैर की तरफ होता है। नियर टू डिस्टेंस भी एक है, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत है। अगर वो आ जाए तो नियर टू डिस्टेंस होता है। उसके बाद आते हैं द पीरियड फ्रॉम द कंसेप्शन टू द बर्थ, यानी जन्म से पहले की जो अवस्था है, गर्भधारण और जन्म से पहले की अवस्था है, उसको क्या बोला जाता है? एडोलसेंस किशोर अवस्था होती है, इन्फेंसी शैशव अवस्था होती है जन्म के बाद, प्रीनेटल होता है जन्म से पहले की अवस्था, एडल्टहुड आप समझते ही हैं, तो बहुत आसान है। उसके बाद आते हैं द स्टेज डिफाइंड बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कोई स्टेज डिफाइन की है, वेयर कोग्निटिव डेवलपमेंट बिगन्स विद द बेबीज यूज ऑफ सेंसेस एंड मूवमेंट्स। यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो सेंसेस और मूवमेंट्स के द्वारा ही डेवलप होती है। वो सेंसरी मोटर है जिसमें एक्टिविटी और सेंसेस ही डेवलप होती हैं बच्चे की, इसमें यानी ब्रेन फंक्शनिंग ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। उसके बाद आते हैं रोस्चार्स इंक ब्लो टेस्ट है, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो रोस्चा का ही इंक ब्लो टेस्ट था, हरमन रोस्चा थे जिन्होंने ये टेस्ट डेवलप किया था। पर्सनैलिटी असेसमेंट का टेस्ट है और प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट है। थैंक यू।